हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। थोड़ा लेट हो गया और लेट इसलिए हो गया कि मुझे अभी उम्मीद थी कि बाज़ार शायद थोड़ा और नीचे आए। बाज़ार आया भी नीचे, लेकिन जो फार्मा का जो सेक्टर है वो ठीक कर रहा है इस महीने के दौरान। और मेरा जो शेयर है वो वास्तव में फार्मा इंडस्ट्री से ही है। हालांकि मेरे पास जो शेयर्स थे उसमें से एक शेयर्स जो है एक रूरल थीम के ऊपर था, बट रूरल इकोनॉमी अभी ठीक नहीं कर रही है। तो जब थोड़ा सा रूरल इकोनॉमी को सेटल होने दीजिएगा तब वो अगले महीने या एक दो महीने बाद हम बात करते हैं। एक और बेहतरीन स्पेशलिटी कंपनी भी जो है हमारे रडार पे थी, बट अभी मुझे लगता है कि वहाँ पे भी शायद अभी रिजल्ट सीजन शुरू नहीं हुआ है, तो वहाँ पे भी रिजल्ट आ जाने देते हैं और उसके बाद थोड़ा सा आउटलुक बनाते हैं। तो उन शेयर्स की भी चर्चा आने वाले महीनों में हम करेंगे। तो अभी हमने जो शेयर डिसाइड किया है वो किया है ग्लैंड फार्मा। तकरीबन 2-2.5 साल बाद इस शेयर्स के ऊपर हम जो है दोबारा से एक इन्वेस्टमेंट वाली कॉल जो है दे रहे हैं इस बार। और पहले हमने इस शेयर्स को एज ए ट्रेडिंग जो है लिया था और काफ़ी अच्छा था, और हम इससे एग्जिट भी कर गए थे जब वैल्यूशंस थोड़ी सी स्ट्रेच हुई थी। और अब वैल्यूशंस दोबारा से अच्छी हो रही हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई शेयर्स अभी और गिरेगा नहीं, हो सकता है। शेयर्स का प्राइस गिरने के दो मेन रीजंस रहे हैं। एक तो जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी डिटोरिएट हुई है, क्योंकि जो कोविड का पीक था वहाँ पर इस तरीके की जो कंपनी अच्छा कर रही थी, फार्मा सारा ही अच्छा कर रहा था, तो वो एक रीज़न है। दूसरा, जो इनका प्रमोटर है फोर्जून फार्मा, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के अंदर भी, और बाकी जो एक बड़ा ग्रुप है चाइनीज़, और वहाँ पर उनको थोड़ा सा इशू हो रहे थे डेट से रिलेटेड। जो उन्होंने डेट लिया हुआ है वो कंपनी के जो प्रमोटर ग्रुप है उस एंटिटीज़ के अंदर, तो वहाँ पे जो चाइना में इनके पास प्रेशर था, और कुछ ब्रोकरेज हाउस ने इनकी जो डेट की जो कैटेगरी है वो जंक में डाल दी थी। तो यहाँ पे इनको चैलेंज था कि भाई कुछ जो सिक्योरिटीज़ है वो उनको और फर्दर प्लेस करनी पड़ेंगी। तो ये चैलेंजेस जो है ग्लैंड फार्मा के जो प्रमोटर्स हैं उनको रहे। तो उस वजह से क्या होता है कि जब प्रमोटर थोड़ा संकट में आता है तो लोग थोड़ा बैकफुट पे आ जाते हैं। बट मुझे लग रहा है कि स्थिति अब ठीक होने जा रही है। तो ग्लैंड फार्मा देखिएगा एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जिसका प्रमोटर चाइनीज़ है। ये ध्यान रखिएगा, प्रमोटर चाइनीज़ है, इस वजह से आपको ये शेयर इस भाव पे मिल रहा है। एक इंजेक्टेबल बिजनेस के अंदर लगातार ग्रोथ करने के पैरामीटर्स पर खरी उतरती हुई ये कंपनी 60 से ज़्यादा देशों के अंदर ये कंपनी काम कर रही है। तकरीबन 8 से 9% हिस्सा इंडिया की मार्केट के अंदर भी है, और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन्स ये बढ़ा रहे हैं। पोर्टफोलियो में जो कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स हैं, यानी कि जो इंजेक्शन नॉर्मल नहीं है बल्कि कॉम्प्लेक्स टाइप्स के हैं, यानी कि कुछ ऐसी डिजीज़ के लिए जो कि स्पेशलाइज्ड है, और इसके अलावा ये बायोसिमिलर्स हैं, यानी कि जिनके भी पेटेंट खत्म होने वाले उन प्रोडक्ट्स में भी ये कंपनी पैर पसार रही है। अब बात करते हैं रेवेन्यू का ब्रेकअप। अगर रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो यहाँ पर इनके जो रेवेन्यूज़ हैं मोस्टली जो कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मीना जैसी कंट्रीज़ और इंक्लूडिंग न्यूजीलैंड से आते हैं। तकरीबन 9% हिस्सा मार्केट इंडिया से है। अगर हम शेयर्स के आईपीओ की बात करें तो आईपीओ आया था 2020 में, और 2020 के आईपीओ से नीचे सस्ता शेयर मिल रहा है। 2020 में आईपीओ आया था 1500 रुपये में, और आज ये शेयर्स मिल रहा है तकरीबन 1320 रुपये के आसपास, 1311 रुपये के आसपास के भाव है, और ये शेयर्स लगातार गिरता रहा है। मुझे उम्मीद है कि अभी जो इसने 52 वीक लो लगाए थे 1100 कुछ के, वहाँ पर ये लो बनाता हुआ नज़र आएगा। तो ये 1130 के लो थे और ये 1311 रुपये का भाव है। तो मुझे लगता है कि ये शेयर्स वन टाइम तो शायद आप इन्वेस्टमेंट ना भी करें, बट करंट भाव से ये शेयर्स लेने लायक बना हुआ है। और मैं एज ए डिस्क्लोजर बता दूँ, मेरी अभी कोई इन्वेस्टमेंट ग्लैंड फार्मा में नहीं है, बट मैं जैसा खुद अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता हूँ या खुद मैं जो खरीदने का प्लान बना रहा होता हूँ उसी से रिलेटेड जो है मैं वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अभी कोई मेरा एक्सपोजर नहीं है इसमें, पहले थे और मैंने आपको बताया भी था जब एग्जिट किया था। तो बट मुझे लगता है कि अब जो गिरावट है वो शायद थमेगी, और 1200 रुपये, 1100 रुपये, 1000 रुपये यहाँ तक जो है ये एक बेस बनाएगा। और क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स इतने ख़राब नहीं हुए जितना शेयर प्राइस ख़राब हो गया। और देखिएगा ये 4000 से ऊपर का शेयर का भाव होता था। अगर आप इसके हाई देखेंगे तो 4200 के आसपास के हाई है लाइफ टाइम, और आईपीओ के बाद लगातार ये शेयर तेजी में रहा। उसके बाद अभी ये गिरता हुआ जा रहा है। तो पिछले 2 साल से इसने गिरावट का ही रुख बना हुआ है। इसके अंदर गिरावट का रुख जो है
इसकी मतलब आप ये कह सकते हैं इसके नेचर में आ गया पिछले 2 साल के अंदर। बट हमें लगता है कि अब ये जो रुख है ये बदलता हुआ आपको नज़र आना चाहिए। स्टॉक की जो पी रेशो करंट पे वो 22 है, और इस तरीके के बिजनेसेस में डेट फ्री कंपनी, प्योरली डेट फ्री कंपनी, नेट प्रॉफिट मार्जिन अबव 20% नेट प्रॉफिट मार्जिन्स, अपने प्रोडक्ट हैं, और सबसे खास बात ये एपीआई भी अपना है, यानी कि जो मेन प्रोडक्ट्स हैं उसका जो रॉ मटेरियल है वो भी अपना है। 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इनके पास, 4 एपीआई की फैसिलिटीज़ हैं कैप्टिव यूज़ के लिए, किसी और को नहीं बेचते, खुद अपने इंजेक्शन में यूज़ करते हैं। और 4 फैसिलिटीज़ जो हैं इनके पास वो फॉर्मुलेशन के अंदर है। तो कुल मिलाकर बढ़िया बिजनेस है, डाइवर्सिफाइड तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत डाइवर्सिफाइड है, बट डिजीज़ इतनी है, उनके इंजेक्शन है, वहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन है। कंपनी की टेक्नोलॉजिकली अगर हम बात करें तो रिसर्च पे भी तकरीबन 5% के आसपास का हिस्सा ये खर्च करते हैं। टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ में अगर हम बात करें तो एपीआई है, और सबसे खास बात ये कि एपीआई इनके कैप्टिव यूज़ में, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स की तरह यूज़ होता है, यानी कि जो इसको बनाते हैं उसको खुद ही यूज़ करते हैं, उसको कैप्टिव कंजम्पशन बोलते हैं। और कैपेक्स यानी कि पैसा कहाँ खर्च करने जा रहे हैं, तो इस साल के अंदर यानी कि जो फिजिकल ईयर 2023 है इसके लिए ओवरऑल कैपेक्स प्लान अबाउट गोइंग टू बी 200 करोड़ टू 250 करोड़, और जो नेक्स्ट ईयर है उसके लिए 300 करोड़। तो कुल मिलाकर आप आने वाले समय में 500 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट देखेंगे, और ये जो 300 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है ये ऑलरेडी अभी खर्च भी कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर हमें ये लगता है कि जो कंपनी है वो अगर हम 1253 मिलियंस के जो कैपेक्स हैं वो फिजिकल ईयर 2023 में जो है, बाकी आगे का पीरियड भी हम देखें तो ये कंपनी के कैपेक्स लगातार रहेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो डिमांड वाले हैं। उसके बाद चॉइस की है इनके पास कि एपीआई के भी और बिजनेसेस में ऐड कर सकते हैं, जो फिनिश्ड गुड्स है उसमें ऐड होता रहेगा। और फिर इन्होंने जो है एक चाइना की मार्केट को भी कैटर करना इन्होंने शुरू किया है, तो चाइना में भी इनके पास 9 प्रोडक्ट है जहाँ पर इन्होंने अभी फाइलिंग कर रखी है। और कुछ कंपनीज जो है इन्होंने टेक ओवर भी किया, तो एक सब्सिडरी कंपनीज का अपने जो है टेक ओवर किया, बट मुझे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और फोर्जून का जो डेट था वो एक इशू रहा पीछे। और इसके पास फ़ायदे क्या है, फ़ायदे की बात करते हैं। मार्केट में एक्सपीरियंस है, चाइनीज़ प्रमोटर पूरा हेल्थ केयर का ही बिजनेस संभालता है, और हेल्थ केयर में फाइनेंस के अंदर उनका मेजर एक्सपोजर है। फोर्जून फार्मा जो कंपनी है या पूरे ग्रुप की बात करें तो, और की मार्केट को ये असेस कर सकते हैं, चाइना से जो इक्विपमेंट आते हैं उनको सस्ता ला सकते हैं, मटेरियल और इक्विपमेंट या रॉ मटेरियल चाइनीज़ प्रमोटर है तो वहाँ से इनको एक बेनिफिट मिल सकता है। और एक्सटेंसिव सेल्स, लॉजिस्टिक और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टू एनेबल मार्केट पेनिट्रेशन अक्रॉस चाइना, तो चाइना में पेनिट्रेट कर सकते हैं। मैं 9 बोल रहा था, इन्होंने 14 फाइलिंग कर रखी, सॉरी। और उसके बाद अगर हम बात करें कि क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या रहे, तो हम अगर 2021 के साल के अंदर अगर हम बात करें तो जो क्वार्टरली रिजल्ट है, पहले 21 को देखते हैं। अब ये 21 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रहा था 33% से लेके 38% के बीच में। इस साल में क्या कर रहा है 2022 के, मैं फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नहीं, मैं कैलेंडर ईयर से बात कर रहा हूँ, 32, 28 और 31, यानी कि करीबन 2-3% इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घट गया। ऊपर से सेल्स की बात करें तो सेल्स में कोई ग्रोथ नहीं है, क्योंकि प्राइजेस जो है वो चैलेंजेस हैं। अगर हम बाकी इंडियन फार्मा कंपनीज में भी देखें तो बहुत बड़े चैलेंजेस थे, वो चैलेंजेस नहीं है इसको। अब उन सब के बावजूद इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ये देखिएगा नेट प्रॉफिट, तो 1100 की सेल पे 286 करोड़ का प्रॉफिट, तो तकरीबन 26-27% है। ये देखेंगे 857 करोड़ की सेल पे 229 है, तो ये 26-27% है, 26-27। ये देखेंगे तो 23% है। तो सितंबर क्वार्टर इनका ख़राब हुआ, दिसंबर क्वार्टर में नेट प्रॉफिट मार्जिन्स और मतलब यही रहे स्टेबल। तो ये जो नेट प्रॉफिट मार्जिन्स घटे ये बाजार को पसंद नहीं आ रहे, और मुझे लगता है कि यार इतने % मार्जिन वाली जो मतलब जिस कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन्स फार्मा के अंदर 20% से ऊपर है, अगर ये इंडियन प्रमोटर होता ना तो यही शेयर आपको 35 या 40 के पी पे मिल रहा होता। बट ये चाइनीज़ प्रमोटर है, ये एक इशू तो इसके साथ है और रहेगा भी। बट मुझे लगता है कि जब टर्न अराउंड होती हैं चीज़ें तब ठीक हो जाती हैं सारी चीज़ें।
जैसा आपने देखा था पीछे भी कि भाई जब चीज़ें बदल रही थी तो क्या हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा साल भर के आसपास की जो ईपीएस है वो 60 रुपये के आसपास आ रही है। अगर हम 60 रुपये की ईपीएस लें और इसमें हम जो एक्सपेंशन है और थोड़ी सी ग्रोथ अगर हम एडजस्ट करने की कोशिश करें तो हमें लगता है कि 70 से 75 रुपये की ईपीएस आ सकती है बड़े आराम से। और 75 रुपये की ईपीएस के ऊपर अगर 20 की पी रेशो दे तो आने वाले एक साल के अंदर 1500 रुपये से 1700 रुपये के भाव जो है हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। इवन ब्रोकरेज हाउसेज भी 1500-1700 के ही टारगेट दे रहे हैं। और यहाँ पर मुझसे 3 साल की बात करोगे तो मुझे लगता है कि अगले 3 से 4 साल के बीच में ये दोबारा से वो प्राइस दिखा सकता है जो इसके 52 वीक हाई है। तो 52 वीक हाई 3000 कुछ के है, तो वो प्राइस भी आने वाले समय में आपको मतलब आगे 3 से 3.5 साल इवन 4 साल में भी मिल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे डबल से ज़्यादा की संभावना हमें बनती है, क्योंकि कंपनी के बिजनेस मॉडल में कोई ख़राबी नहीं हुई है। चैलेंजेस जो एनवायरनमेंट में रहते हैं वो है। बैलेंस शीट साइज में भी देखेंगे तो 7600 करोड़ की जो है रिजर्व सरप्लस है, और मार्केट कैप जो है करीबन 21,000 करोड़ की है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी 3 टाइम्स के आसपास है। डेट फ्री कंपनी, डेट नाम की चीज़ ही नहीं है। 5 करोड़ का डेट है टोटल, तो वो ना के बराबर है। और बाकी कुल मिला के कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो भी काफ़ी बढ़िया। पिछले 3 साल में भी अगर हम बात करें तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इक्विटी लगातार जो है 600 करोड़ से ऊपर बना हुआ है। तो अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इक्विटीज से भी देखें तो 30 टाइम्स की वैल्यूएशंस पर मिल रही है। तो फार्मा कंपनीज में ये वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छी होती हैं। बिजनेस का मॉडल बहुत अच्छा है, एक्सपेंशन मोड के अंदर कंपनी है। बट आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ट्रेड के लिए शेयर नहीं लेना है, ये ट्रेड का शेयर नहीं है। अगर आपको जो है सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करनी है, आपको अपना रिस्क प्रोफाइल देखना है, उसके बाद आपने देखना कि कितने लंबे समय तक आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में पेन अभी भी आ सकता है इसमें। बट मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म का पेन भी लगभग ख़त्म होने की ओर है। और इस कंपनी में जो पीछे भी 2-3 दिन पहले एक अच्छा रनअप भी आ चुका है, हालांकि कल 4% के आसपास की गिरावट भी थी। तो उन सब के बावजूद भी मुझे लगता है कि ये शेयर्स एक अच्छी वैल्यूएशंस पर अभी ट्रेड कर रहा है। और फोर्जून फार्मा एक कोई छोटा ग्रुप नहीं है, 38,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। उनका एक्सेलेंस जो रिपोर्ट है वो भी 5 स्टार है। ESG रेटिंग जो है वो भी A कैटेगरी में है। तो ऐसा कुछ नहीं है, और एक काफ़ी अच्छा बेस है इस कंपनी का। अगर फोर्जून फार्मा की बात करें तो भाई एक्सिस लिमिटेड जो है ग्लैंड फार्मा पे क्या रिपोर्ट दे रही है, वो 1500 रुपये का पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद दिया था उन्होंने टारगेट, तब 1380 का भाव था। तो 1380 से भी सस्ता मिल रहे हैं। और मोतीलाल ओसवाल भी अपनी रिपोर्ट के अंदर इसका जो प्राइस टारगेट दे रहा है वो दे रहा है 1700 रुपये के आसपास। तो 1700 रुपये वो भी 23% का पोटेंशियल देख रहा है। इन सब के मतलब ख़राब चीज़ें होने के बावजूद, और चीज़ें जब ठीक होनी शुरू होती हैं, तभी शेयर लेना होता है। यानी कि ख़राब से जब ठीक होनी शुरू हो। और ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट मिक्स का ख़राब है इनका, या प्रोडक्ट में दम नहीं है, या इनका बिजनेस वाइप आउट हो जाएगा, ऐसी कोई संभावना नहीं है। और जिस सेगमेंट में है वो एक डिफेंसिव सेगमेंट है। और अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो जो मैं आपके साथ चर्चा कर ही रहा था, रिटर्न ऑन इक्विटी भी जो है 13% के आसपास है। और अगर मार्जिन्स की भी बात करें तो आपके सामने है कि एंटरप्राइज वैल्यू टू ईबिटा की अगर बात करें वो भी 2 टाइम्स है। तो मतलब मैं कहूँ कि 2 से 3 के बीच में अगर मिल रही हैं आपको कंपनी फार्मा में, जिसका नेट प्रॉफिट मार्जिन 20% से ऊपर हो, प्रमोटर 58% होल्ड कर रहा हो, FIs 5% होल्ड कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स 19-20%, बैंक 18% के आसपास, तो ये मुझे लगता है कि ठीक ठाक कम्बिनेशन है सब चीज़ों को अगर हम देखें तो। और सबसे खास बात है बिजनेस मॉडल किस तरीके का है। और कंपनी ऐसा नहीं है कि नेट प्रॉफिट अभी जो जनरेट कर रही है, तो देखिएगा इस साल का जो है पूरा एक्सपेक्टेशन है वो एक्सिस कैपिटल का जो है 978 करोड़ है, जबकि अगले साल का 1132 और 1297 2025 का। मुझे लगता है कि जब 1297 आएगा ना ये जो प्रॉफिट, जब तब तक शायद इस शेयर्स की पी रेटिंग भी हो चुकी होगी, और ये शेयर्स दोबारा से आपको 25 से ऊपर, कम से कम मुझे लग रहा है 30 के आसपास की पी रेशो मिल जानी चाहिए अगले 2 साल के अंदर। तो अगर ये 1300 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट को अगर आप 30 की मल्टीप्लिकेशंस देते हैं तो 39,000 करोड़ मार्केट कैप होती है, जो 21,000 करोड़ है। तो मेरा जो है कि 3-3.5 साल के अंदर इस शेयर्स के अंदर डबल होने का पोटेंशियल है, वो मुझे लगता है कि इसके फाइनेंशियल्स भी करते हुए नजर आएंगे। और सबसे खास बात है कि कंपनी कैपेक्स में एक्सपेंशन कर रही है, और खर्चे बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं इनके।
हालांकि मार्जिन्स पे भी जो इम्पैक्ट आया है वो इंडस्ट्री से काफ़ी कम आया है। जो इंडस्ट्री में मार्जिन का इम्पैक्ट था अगर आप बाकी फार्मा को देखेंगे तो वहाँ से कम है। इंजेक्टेबल बिजनेस है, वैसे भी एक हाई मार्जिन बिजनेस है और मुझे लग रहा है कि चीज़ें अब टर्न अराउंड हो रही है। अगर हम टेक्निकल लेवल्स पे देखें तो पिछले 1.5-2 महीने में पूरे फार्मा में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, क्योंकि मेरे पास फार्मा के स्टॉक सबसे ज़्यादा है आज की परिस्थिति में। क्योंकि जिस तरीके से इकोनॉमिक कंडीशंस चल रही हैं, ऊँट किस करवट बैठेगा वो अभी आने वाला समय बताएगा। तो जिस तरीके से करेंसी के चैलेंजेस हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट के चैलेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी पे मंदी के चैलेंजेस हैं, तो मुझे 5-6 महीने पहले से या इवन उससे पहले से ही मुझे लग रहा था कि भाई ये जो सारा एपिसोड है जब ख़त्म होगा तब हम अपने सेक्टर को दोबारा से डाइवर्सिफाई कर लेंगे। लेकिन तब तक हम जो है डिफेंसिव शेयर्स में, और डिफेंसिव में भी फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो कि ना केवल इंडिया का एक्सपोजर है, पूरा वर्ल्ड वाइड का एक्सपोजर आपको एक ही कंपनी में मिल जाता है। तो उस वजह से भी थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है। हालांकि आईटी में भी जो करेक्शन हुई है वो हमें लग रहा है कि आईटी में थोड़ी सी करेक्शन और हो सकती है, तो वहाँ पर भी एक लॉन्ग टर्म के व्यू जो है हमारे बनते हैं। तो हो सकता है कि अगली बार का स्टॉक फॉर द मंथ आईटी सेक्टर से भी हो। रूरल थीम पे भी थोड़ा सा हम अभी चैलेंजिंग हमें लग रहा है, और इलेक्शन का जब टाइम आएगा तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग अभी देखिएगा रोड्स वगैरह में तो हो रही है, लेकिन अभी रूरल इकोनॉमी में चैलेंजेस हैं। और उसमें खास बात ये कि जो मानसून कैसा रहने वाला है इस बार वो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। तो मानसून की भी जो खबरें आ रही हैं वो भी थोड़ी सी निराशा वाली हैं। दूसरा फिर अनसीजनल अगर रेनफॉल की बात करें तो वो भी आ रहे हैं, तो वो भी डैमेज कर रहे हैं। तो ये जो महंगाई की जो मार है ये हो सकता है दोबारा से पंख पसारती हुई नजर आए, तो फिर सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, जो बाकी सेक्टर में दोबारा से चैलेंजेस आ सकते हैं। तो तब तक ये सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी, 2-4 महीने के अंदर की बात है। उस के बाद जो है हमें लगता है कि हम अपने पोर्टफोलियो में रीशफलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए भी, और अगर लॉन्ग टर्म के व्यू से भी देखें तो डिफेंसिव शेयर्स में बने रहना अपने पोर्टफोलियो को, मुझे लगता है 20 से 25% पोर्टफोलियो डिफेंसिव में रहना जरूर चाहिए। क्योंकि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हमने बर्बाद होती हुई देखी है, चाहे वो टेक्सटाइल में रही, चाहे वो मतलब आप पेपर्स में रही, पेपर में बलारपुर इंडस्ट्रीज़ थी, और टेक्सटाइल में तो आप देखिएगा लोग आपके सामने ही, अभी रिलायंस के लेने के बाद भी उसमें ठीक नहीं हुआ। इसी तरीके से बहुत सारी शुगर कंपनीज भी गई, जैसे शक्ति शुगर नाम की कंपनी थी, या कुछ और जो स्पेशलाइज्ड कंपनीज थी इंजीनियरिंग में या इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो ख़त्म ही हो गई है। तो आप उसको देखने, क्योंकि मीडिया आपको ये नहीं बताता कि ये कंपनियां ख़त्म हो गई है। बहुत सारी कंपनियां जो मतलब आप उनका नाम नहीं सुनेंगे। अभी एक व्यूअर ने 2-4 दिन पहले मेरे से सवाल पूछा था, सर हनूंग टोए तो नाम से एक कंपनी है, वो भी बंद हो गई थी, अब वो दोबारा से रीलिस्ट हुई है शायद, तो उससे रिलेटेड उनका सवाल था। और तो कुल मिलाकर बहुत सारी कंपनीज ने पीछे बर्बाद की, लेकिन उसकी बात मीडिया नहीं करता है। तो हमें अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखने के लिए कुछ ऐसे सेक्टर में रहना चाहिए जहाँ पर कि पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमीज में चैलेंजेस हों, और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कंट्रीज़ हैं आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रही हों। वो फार्मा एक ऐसा सेक्टर है कि आप कितनी भी लड़ाई करो फिर भी आप फार्मा के रास्ते जो है बंद नहीं कर सकते, क्योंकि फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर कि वो पब्लिक से रिलेटेड है और सबको जो है फार्मा की ज़रूरत होती है। और इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो फार्मा का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी बेहद मतलब काफ़ी अच्छा भी है और बेहद जो है प्रभावशाली भी है। तो मुझे लगता है कि इंडियन कंपनी, चाइनीज़ प्रमोटर, इंटरनेशनल मार्केट और फिर साथ में डोमेस्टिक मार्केट भी इंटीग्रेटेड प्ले है। खुद एपीआई भी बना रहे हैं, दूसरा उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी है, हाई मार्जिन बिजनेस है, और जो मशीन्स या रॉ मटेरियल्स की प्रोक्योरमेंट्स हैं वो जनरली चाइना से काफ़ी दवाइयों के जो है एपीआई भी आते हैं, या बाकी जो मटेरियल्स हैं वो भी मिलते हैं। तो वो सब एक कम्बिनेशन बना के अगर हम देखें, और उसके बाद सबसे खास बात, शेयर अगर ये 3000 का होता है 2500 का तो बात मेरी अलग होती, लेकिन भाव भगवान है। तो भाव के हिसाब से, कंपनी के मार्जिन के हिसाब से, कंपनी के आने वाले 1 या 1.5 साल में हो सकता है कि आपको 6 महीने में चैलेंजेस खत्म होते हुए नजर आ जाए, बट 1 से 1.5 साल में श्योर है कि ख़त्म ही हो जाने हैं। तो फिर देखिएगा इस शेयर्स की दोबारा से री-रेटिंग हो जाएगी, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 3 से 3.5 साल या 4 साल के बीच में ये शेयर भी डबल हो सकता है। और जहाँ तक बात करें मार्क्सन फार्मा की, तो इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो मार्क्सन फार्मा से भी अच्छा है, लेकिन मार्क्सन फार्मा इससे सस्ती वैल्यूएशंस पर अभी भी मिल रहा है।
तो मेरा जो व्यू है मार्क्सन फार्मा पे अभी काफ़ी बुलिश हूँ मैं अभी भी। और बहुत सारे व्यूअर्स के फ़ोन आते हैं, सर मार्क्सन फार्मा में आपकी क्या राय है। मैंने आपको बोला भाई मार्क्सन फार्मा मुझे बेचना ही नहीं है, जो बेचने थे मैंने बेच दिए। अब इतना अमाउंट मैंने इन्वेस्ट कर रखा है जिसको मैं बड़े आराम से जो है एंजॉय कर सकता हूँ। और मैं अगले 2 साल के लिए देखता हूँ कि मार्क्सन फार्मा एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करे मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स के सवाल आते हैं। तो मार्क्सन फार्मा का भी जो जवाब मैंने यहाँ पे आपके साथ दे दिया। और जिन शेयर्स पर आप चर्चा चाहते हैं वो अभी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। तो हो सकता है कि कल मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर कर लूँ, तो वो जो भी कमेंट्स होंगे वो आपके जो है स्वागत योग्य हैं, आप उनको बताइएगा मुझे ज़रूर से ज़रूर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लेकिन फिर बोल रहा हूँ, निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लीजिए, अपने घर में बात करिए, यार दोस्तों से पूछिए, जो आपके जानकार हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जिनको शेयर बाजार की नॉलेज है, केवल उनके लिए कह रहा हूँ। फिर एक निश्चित राय पर बैठिए और पैसा आपका है, समझदारी आपने दिखानी है। पैसा निवेश करने से पहले ठोक बजा के अच्छे से भाई खरीदना है नहीं खरीदना है, और तब फिर निश्चित होके तसल्ली के साथ बैठिए। शेयर बाजार उठापटक होगी और अपने विवेक का यूज़ करिए। ये नहीं है कि पहले पैसे डाल दिए और बाद में रोज़ टेंशन लेते रहो, वो काम नहीं करना है। तो खरीदने से पहले, बेचने से पहले खूब सोच विचार करिए, अपने आप को सुनिश्चित करिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।